लोग क्लास 12 का अंतरा बुक का हिंदी का लेसन जहाँ कोई वापसी नहीं के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक निर्मल वर्मा है। इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है। निर्मल वर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश में 1929 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफन्स कॉलेज में से इतिहास में एमए किया। किस सब्जेक्ट में किए? इतिहास में एमए किए और अध्यापन कार्य करने लगे। चेकोस्लोवाकिया के प्राच्य विद्या संस्थान प्राग के निमंत्रण पर सन 1959 में वे वहां गए और चेक उपन्यास और कहानी का हिंदी अनुवाद किया। किसने? निर्मल वर्मा ने। निर्मल वर्मा को हिंदी के समान ही अंग्रेजी पर भी अधिकार प्राप्त था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया तथा हिंदुस्तान टाइम्स के लिए यूरोप की सांस्कृतिक एवं राजनीतिक समस्याओं पर अनेक लेख और रिपोर्टाज लिखे हैं। मतलब हिंदी के अलावा इनको अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आता था। निर्मल वर्मा का मुख्य योगदान हिंदी कथा साहित्य के क्षेत्र में है। वे नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। परिंदे, जलती झाड़ी, 3 एकांत, पिछली गर्मियों में, कौवे और काला पानी, बीच बास में, सूखा और अन्य कहानियां लिखा है। आपका एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि निर्मल वर्मा के किन्हीं 2 कहानियों का नाम लिखें। तो 2 कहानी का नाम याद रख लीजिएगा, परिंदे, जलती झाड़ी, कोई भी 2 ठो जो आपको आसान लगे। और रात का रिपोर्टर, जिस पर सीरियल भी तैयार किया गया है, उनका उपन्यास है। देखो सीरियल चलता है रात का रिपोर्टर, वह उपन्यास है, इन्हीं के द्वारा रचित है। यात्रा संस्मरण उन्होंने क्या लिखा है? हर बारिश में चीड़ों पर चांदनी, धुंध से उठती धुंध, ये उनके क्या है? यात्रा संस्मरण है। अब एक वर्ड आया सर, यात्रा संस्मरण कहते किसको है? मान लेते हैं हम एक दिन क्या किए, पटना गए थे। अब पटना जाते वक्त और आते वक्त का पूरा कहानी अगर हम को बना करके लिखें तो उसको यात्रा संस्मरण कहा जाएगा, क्योंकि यात्रा के टाइम उसके बात की गई है और संस्मरण मतलब वहाँ से घूम के आए तब घर में बैठ करके आराम से सुस्ता के लिखे, तो इसलिए उसको यात्रा संस्मरण कहा जाता है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है उनके 2 यात्रा संस्मरण का नाम लिखे, तो चांदनी और धुंध से उठती धुंध, कोई भी 2 डाल दीजिएगा। शब्द और स्मृति तक कला का जोखिम और ढलान से उतरते हुए उसके निबंध संग्रह है, जिसमें विविध विषयों का विवेचन मिलता है। सन 1985 में कौवे और काला पानी पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। निर्मल वर्मा की भाषा शैली में एक ऐसी अनोखी कसावट है जो विचार सूत्र की गहनता को विविध उदाहरणों से रोचक बनाती हुई विषय का विस्तार करती है। शब्द चयन में जटिलता न होते हुए भी उसकी वाक्य रचना में मिश्र और संयुक्त वाक्यों की प्रधानता है। स्थान स्थान पर उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया, जिससे उनकी भाषा शैली में अनेक नवीन प्रयोगों की झलक मिलती है। अब चलिए पढ़ते हैं, कहानी पे आ जाइए, डायरेक्ट एक पेज पलटा दीजिए, कहानी पे आ जाइए। जहाँ कोई वापसी नहीं, ये कहानी सिंगरौली की है। कहानी कहाँ की है? सिंगरौली की। चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं। वह धान रोपाई का महीना था, जुलाई का अंत। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, धान रोपाई का महीना कौन सा होता है? जुलाई के अंत में धान की रोपाई होती है, जब बारिश के बाद खेतों में पानी जमा हो जाता है। हम उस दोपहर सिंगरौली के एक क्षेत्र गाँव गए थे। 1 नंबर का क्वेश्चन में ऐसे आ जाएगा, सिंगरौली के एक गाँव का नाम बताएं। नवा गाँव। इस क्षेत्र की आबादी कितनी है? 50,000 से ऊपर है। लगभग 18 छोटे छोटे गांव इसमें बसे हुए हैं। इन्हीं गांव में एक का नाम है अमझर। गांव का नाम क्या है? अमझर मतलब जहाँ पे आम झरता है। किंतु पिछले 2-3 वर्षों से यहाँ पर सूनापन है, ना कोई फल पकता है, ना कुछ नीचे झरता है। कारण पूछने पर पता चला, जब से सरकारी घोषणा हुई है कि अमरोली प्रोजेक्ट के अंतर्गत नव गांव के अनेक गांव उजाड़ दिए जाएंगे, तब से न जाने कैसे आम के पेड़ सूखने लगे। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चला है। कौन सा प्रोजेक्ट? अमरोली प्रोजेक्ट। और इसके तहत क्या होगा? गांव उजाड़ दिए जाएंगे और तभी से आम का पेड़ सूखने लगा। पता नहीं, शायद वो भी सुन लिया क्या कि कोई प्रोजेक्ट के तहत तुम लोग को यहाँ से काट दिया जाएगा। आदमी उजड़ेगा तो पेड़ जीवित रह के क्या करेंगे? टिहरी गढ़वाल। अब देखो नाम का चर्चा है, टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में पेड़ों को बचाने के लिए आदमी के संघर्ष की कहानी सुनी थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग किसके बारे में सुन रहे थे कि मनुष्य के विस्थापन से पेड़ भी एक साथ मुक्त सत्याग्रह कर रहे थे कि हम लोग आम का उत्पादन, आम जो है पेड़ पर नहीं लगाएंगे। यह विचित्र अनुभव सिर्फ सिंगरौली में हुआ। मेरे लिए एक दूसरी दृष्टि से भी यह अनूठा अनुभव था, क्योंकि लोग अपने गांव से विस्थापित होकर कैसी अनाथ उन्मूलित जिंदगी बिताते हैं, यह मैंने हिंदुस्तानी शहरों के बीच बसी मजदूरों की गंदी दम घुटती ब्यावा बस्तियों और स्लम्स में कई बार देखा था।
किंतु विस्थापन से पूर्व वे कैसे परिवेश में रहते होंगे, किस तरह की जिंदगी बिताते होंगे, इसका दृश्य अपने स्वच्छ पवित्र खुलेपन में पहली बार अमजर गांव में देखने को मिला। कहाँ पे देखने को मिला? अमजर गांव में। देखो होता क्या है, अगर अभी आप लोग गांव से जितने कोई आते हैं, गांव में आप लोग अगर बाहर से कमा के आते हैं तो घर वगैरह बढ़िया बनाते हैं, नहीं कमा के आए तो नॉर्मली आप लोग का खेत बाड़ी से इतना काम चल जाता है, नॉर्मली ज़िंदगी बिता लेते हैं। लेकिन अगर आपका गांव छीन लिया जाए, आप लोग को शहर भेज दिया जाए, तो स्थिति क्या होगी? बहुत बेकार हो जाएगी। तो पेड़ों के घने झुरमुट, साफ सुथरे खप्पर लगे मिट्टी के झोपड़े और पानी, चारों तरफ पानी। अगर मोटर रोड की भागती बस की खिड़की से देखोगे तो लगेगा समुच्ची जमीन क्या एक झील है, एक अंतिम सरोवर जिसमें पेड़, आदमी, झोपड़े सब कुछ डूब गए हैं या पानी में धंस गया है। किंतु यह भ्रम है, यह बाढ़ नहीं है, पानी में डूबे धान के खेत है। अगर हम थोड़ी सी हिम्मत बटोर कर गाँव के भीतर चलें तब आपको औरत दिखाई देगी जो एक पात में झुकी हुई धान के पौधे में छप छप पानी में रोप रही है। आप देखते ही होंगे नॉर्मली पानी में ही रोपना पड़ता है धान को, खेत से आते हैं आप लोग सबके जानते हैं, देखते हैं। सुंदर सुडोल धूप में चमचमाती काली टांगें और सिरों पर चटाई के किस्तीनुमा हेड जो फोटो या फिल्मों में दिखे हुए वियतनामी या चीनी औरतों की याद दिलाते हैं। मतलब ये लोग क्या करता है, एक जो महिला लोग है एक तरह का हेड इस तरह करके ओढ़ करके अपना काम कर रही है। क्यों भाई? ताकि पानी का बूंद उसके ऊपर ना पड़े। तो यहाँ लड़कियों के सौंदर्य का भी वर्णन कर दिया गया है। लड़का लोग का वर्णन कोई नहीं करता, सब लड़की लोग का वर्णन करता है। जरा सी आहट पाते ही वे एक साथ सिर उठाकर चौंकी हुई निगाह से हमें देखती है, बिल्कुल उन युवा हिरनियों की तरह जिसे मैंने एक बार कान्हा के वनस्थल में देखा था। किंतु वे डरती नहीं है, भागती नहीं है, सिर्फ विस्मय से मुस्कुराती है। इस आदमी के लागे हमारे गवा मासी का हमने ताके छे, तो इसलिए वे उसी तरह देख रही है। और उसके बाद फिर सिर झुकाकर अपने काम में जुड़ जाती है। यह समुच्चा दृश्य इतना साफ और सजीव है, इतनी स्वच्छ मानसलता में, इतना संपूर्ण और शाश्वत कि एक क्षण के लिए विश्वास नहीं होता कि आने वाले वर्षों में यहाँ पर सब कुछ मटिया मेट हो जाएगा। झोपड़े, खेत, ढोर, आम के पेड़ सब एक गंदी आधुनिक औद्योगिक कॉलोनी की ईंटों के नीचे दब जाएगा और ये हंसती मुस्कुराती औरतें भोपाल, जबलपुर या बेढ़न की सड़कों पर पत्थर कूटती दिखाई देगी। शायद कुछ वर्षों तक उनकी स्मृति में अपने गांव की तस्वीर एक स्वप्न की तरह धुंधलाती रहेगी। धीरे धीरे क्या होगा, ये सब कहीं पर जाकर के काम करने लगेगी। क्यों भैया? गांव अगर छूट जाएगा, गांव में रहती है तो मस्ती में रहती है। देखो एक चीज़ ये भी होता है, आप लोग अभी जितने कोई गांव से आते हैं, किसी का घर में अभी वहाँ गांव में संगमरमर लगा है क्या या टाइल्स लगा है क्या? क्या आप लोग को उसकी ज़रूरत महसूस होती है क्या? नहीं। हमारे घर जरा पड़ोसियों घर हुआ है, आपको दुख भी नहीं लगेगा। आपके में किसी का घर में कार है, अब रेयर में किसी किसी का घर में होने लगा है। पहले के टाइम में था क्या? जलन होगा क्या भाई? वो पड़ोसिया कार हुआ तब तुमको कार लेने का दरकार हुआ, अगर पड़ोसिया कार नहीं लेता तो तुमको दरकार नहीं होता। तो गांव में ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी है। फ़ोन वगैरह अब आ गया इसलिए थोड़ा सा आदमी खर्चा करने लगा फ़ोन वगैरह पे। तो पहले फ़ोन भी कहाँ था? खाना है, पीना, मुझ में सोना है, बस काम खत्म। ज़िंदगी ऐसे में गुजर रहा था। टेंशन तब शुरुआत हो गया जब आपकी ज़िंदगी में फ़ोन आ गया, टीवी आ गया, एसी आ गया, कूलर आ गया। कितना बच्चे को झाट पड़ाए का घर बना लो, घास फूस का मिजाज से रहो, खाओ पियो, दुकान उल्टल रहो। पढ़ाई उड़ाई भी कोई मेन चीज़ नहीं है। वास्तविकता में अगर हम बोले ना, पहले के जो आपके पूर्वज थे क्या जीते नहीं थे क्या? वे लोग 5वां पास कर लेते थे तो अपने आप को बहुत बड़का ज्ञानी मानते थे। आज हम BA नहीं MA पास हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है। तभी 5वां पास में नौकरी मिल जाता था। हम लोग को इनमनी दीदी जी लोग पढ़ाई है मिडिल स्कूल में, वो लोग 5वां पास थे। हम लोग का काम है स्कूल में टीचर बने थे, प्रिंसिपल। तो सोच लो वही कहानी है। तो पहले की ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी, लोग एकदम आराम से। अभी तुम अमीर से अमीर आदमी भी धूप में 2 घंटा सो नहीं सकता है ठंडा के दिनों में। क्या है उसको टेंशन है, हाय रे नहीं कमाएंगे तो क्या होगा मेरा। पहले का लोग तो मौज में अपना 4 साल में कितना महीना, 4 महीना खेती होता है ना, बाकी महीना क्या करता था? सब आराम करता था और ज़िंदगी सुख में कटती थी। कोई ज़रूरत ही नहीं है शर्ट और जीन्स किनने का। काय शर्ट जीन्स किनेंगे, एगो धोती लपेट लो, रहो मस्ती में। धीरे धीरे अब ना टेंशन बढ़ गया। और आप बोलते हो भैया खेती में कुलता नहीं, अरे कुलेगा कहाँ से? सारे वाला लोग लूट के खाता है, तुम लोग भी लूट करके खाओ तब जाके होगा।
आगे बढ़ते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में इनके बच्चों को ये भी पता नहीं होगा कि यहाँ पर हम लोग जिस गांव में रहते थे वहाँ आम जरा करते थे। ये लोग कौन है? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किनको कहा गया? तो ऐसे लोगों को आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपने घर जमीन से उखाड़कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जरूर जाते हैं, लेकिन आफत टलते ही क्या होता है, वे फिर आ जाते हैं। भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, क्या होगा? कुछ टाइम के लिए बाहर कमाने जाओगे, फिर आ जाओगे गाँव। लेकिन अगर औद्योगिक विस्थापन हो जाए, वहाँ उद्योग लग जाए, फिर आ पाओगे? जगह ही नहीं बचेगा। तो प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाता। एक बार घर छोड़ के चले गए तो चले गए। औद्योगिकरण की आंधी हमेशा नष्ट कर देती है। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल को कितनी नासमझी और निर्ममता से उजाड़ा जा सकता है, इसका उदाहरण है सिंगरौली। क्योंकि सिंगरौली बड़ा मस्त जगह था, आम जला करते थे। एक दिन का बात याद है हमको, अभी हाल ही में खेरवा गाँव गए थे हम। वो बच्चा जब पढ़ने आता था मेरे पास, हमको लगता था यार बेहद गरीब घर का बच्चा है, बहुत मुश्किल से आता है। जब उसका घर गए तो पता चला यार मेरा घर हुआ उसके सामने में बुतरू है। इतना बड़ा उसका घर था बना हुआ। घर उसी तरह, घर का सजावट भी ठीक ठाक था। और उसकी दादी नहीं, हाँ दादी या परदादी शायद थी, दादी हम नहीं परदादी थी शायद उसकी। वो परदादी हमको उसकी बता रही थी कि सर यहाँ पर जो है हम लोग को धान चार नहीं खरीदना पड़ता है सर, पूरा खेत है, धान चार हो जाता है। आज तक कहीं सब्जी खरीदते नहीं है सर। इन्हें देखिए इतना बड़का को बगान है, इससे सब्जी आ जाता है। हमने घर आराम चाची बल घर भी बनवे ले लियो, बेटार की बाहर गए चला कमावे, और सरकार ने 2 लाख टका दिल को प्रधानमंत्री आवास योजना वाला बैठे घर बनवे ले लियो। बताइए उस बच्चे को क्या तकलीफ है, या उसके घर वाले को? धान चार बोला इतना हो जाता है कि बेच भी लेते हैं, घर भर के लिए हो जाता है। आलूआ उपजा लेते हैं, सब्जी उगा लेते हैं, घर के लिए भी कहो तो कुछ पैसा जोड़ लिया। बल बेटा बीच में बेटा लोग कमाने के लिए बाहर गया, कमा करके आया, घर बना लिया, और सरकार भी 2 लाख टका उसको दे दी। इसके अलावा बोली बकरी सेठ योजना से इटा देखो मिलना चले तो ऑटो दिलिए ढलवा फिर। क्या मिजाजी जिंदगी है। और ऊपर से वे लोग जब सारवा आते हैं साइकिल से, तो मुझे या फिर अन्य लोगों को लगता है कि वे लोग गरीब हैं, इसलिए उन लोग को ट्यूशन में भी छूट मिल जाता है, स्कूल में भी छूट मिल जाता है। स्कूल भी सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, ज़िंदगी कट रहा है मिजाज से, कोई टेंशन है क्या? कम भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, बेसी भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसी पढ़ा तो नौकरी करेगा। और बोला कि बल घर का एगो सदस्य, वो यही बताई कि बल एक एगो बड़का पाक बेटा से और दरोगा में गेल थे, तो वो है पेशवा से वहीं मदद कर लो, पूरा घरा बने लियो। मतलब पूरा फैमिली में एक आदमी का नौकरी हो गया तो जिंदगी तर गया। और शहर वाले से जाके पूछो एक घर में 4 गो नौकरी है तो ये लोग भिखमंगा जैसा करता है। वास्तविकता है ये। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, तो गांव के लोग ज्यादा सुखी रहते हैं। 1926 से पूर्व यहाँ पर खेरवार जाति, अब देखो यहाँ पर भी खेरवार ही आ गया। खेरवार जाति के आदिवासी राजा शासन करते थे, किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर कर लिया गया। और 20 साल पहले समूचा विंध्याचल और कैमूर की पहाड़ी और जंगलों से यह पूरा घिरा हुआ था। यहाँ पर क्या क्या चीज उगता था? कत्था, महुआ, बांस और शीशम। कत्था आप लोग पान का पत्ता पर लगाते देखे हैं ना, वही वाला कत्था। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूरा पश्चिम में फैली है। चारों ओर फैले घने जंगल के कारण यहाँ यातायात के साधन सीमित थे, और एक जमाने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद भी काला पानी के नाम से विख्यात था। यहाँ पर बहुत अतुल सौंदर्य था, बहुत अच्छा जगह था, आम जला करता था, जिंदगी मस्ती में लोग का कटता था, लेकिन फिर भी लोग काला पानी बोलते थे। क्यों भाई? क्योंकि जाने का न रास्ता न आने का रास्ता, इसलिए काला पानी के नाम से विख्यात था। लेकिन वहाँ के लोगों को दुख था क्या? नहीं, एकदम मस्ती में जिंदगी गुजारते थे। किंतु कोई भी प्रदेश आज के लोलुप युग में अपने अलगाव से सुरक्षित नहीं रह सकता है। कभी कभी किसी इलाके की संपदा ही उसका अभिशाप बन जाती है। कोई ना कोई बड़ा आदमी का नज़र उस पर पड़ गया कि भैया ये गमात बड़ी बढ़िया थी, एकरा में यहाँ मशीन लगे थे, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगे थे, खूब टका होतो, बड़ी बढ़िया से पानी उनी कहियो दिक्कत नहीं होती। तो बस दिल्ली का सत्ताधारी और उद्योगपति का नज़र पड़ गया। अब विस्थापन की एक लहर रिहंद बांध बनने से आई। कौन सा बांध? रिहंद बांध, जिसके कारण हजारों गांव उजाड़ दिए गए। इन्हीं नई योजनाओं के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़क और पुल बनाए गए
और सिंगरौली जो अब तक सौंदर्य के कारण बैकुंठ, बैकुंठ क्यों बोला जाता है? बहुत मस्त जगह है इसलिए बैकुंठ। जहाँ पे कौन रहते हैं? विष्णु भगवान रहते हैं, उसी को बैकुंठ कहा जाता है। और अकेलेपन के कारण क्या कहा जाता था? काला पानी। तो अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ प्रतिष्ठित हुआ। कोयले की खदानों और उन पर आधारित ताप विद्युत गृहों की एक पूरी श्रृंखला ने प्रदेश को घेर लिया। जहाँ बाहर का कोई आदमी फटकता नहीं था, वहाँ केंद्रीय और राज्य सरकार के अफसर, इंजीनियर और विशेषज्ञों की कतार लगी रहती थी। किसी तरह जमीन पर पड़े शिकार को देखकर, जिस तरह जमीन में क्या होता है, अगर कोई शिकार है तो ऊपर में क्या होता है? गिद्ध और चील मंडराने लगता है, वैसे ही सिंगरौली के घाटी को देख के कौन मंडराने लगा? उद्योगपति की जगह बड़ी बढ़िया है, जमीन हमें ले लिया अपन कब्जा। तो बस यहाँ पर भी कब्जा शुरू हो गया। किसका? वह ठेकेदार का, वन अधिकारी का, सरकारी कारिंदा का, कि यहाँ पेड़ काटी काटी बेचने खूब लगा हो। तो विकास का यह उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर के आया था, इसी का जायजा लेने के लिए हम लोग कहाँ गए थे? लोकायन संस्था की ओर से सिंगरौली गए थे। कौन संस्था की ओर से? लोकायन संस्था। सिंगरौली जाने से पहले मेरे मन में इस तरह का कोई सुखद भ्रम नहीं था कि औद्योगिक का चक्का जो स्वतंत्रता के बाद चलाया गया उसे रोका जा सकता है और उसका कोई दूसरा विकल्प चुना जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या हुआ? मानव सुख की कसौटी भौतिक लिप्सा न होकर जीवन की जरूरतों द्वारा निर्धारित होती तो अच्छा रहता। अभी क्या होता है? आप लोग गरीब हैं। क्यों गरीब है पता है? आप लोगों का जरूरतें बहुत ज़्यादा है। जरूरत को सीमित कर दो, गरीब कोई नहीं है। आप लोग का मन होता है भाई नया शर्ट खरीदेंगे, नया टी शर्ट खरीदेंगे, जीन्स खरीदेंगे। क्यों भैया? एक ही ड्रेस पे ज़िंदगी गुजारो ना, 2 को ड्रेस लो, एगो पहनो और एगो रखल रहे। हमेशा 2 ड्रेस ही आते हैं क्या? नहीं। लड़की लोग का तो अलमारी जाके देख लो, कम से कम 10-15 को पड़ल होगा और तैयो संतुष्टि नहीं है। एगो यारों को दे दे तो पट सना अंदर कर ले। लड़का लोग का जाके अलमारी देखो, 1-2 शर्ट पड़ल होगा, एगो टी शर्ट पड़ल होगा, बस। उसका बेसी नहीं होगा लोग के पास। तो ये भौतिक लिप्सा हो गई। इसके अलावा क्या होता है? पश्चिम जिस विकल्प को खो चुका था, भारत में उसकी संभावनाएं खुली थी, क्योंकि अपने समस्त कोशिशों के बावजूद अंग्रेजी राज हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से अपनी सांस्कृतिक कॉलोनी बनाने में असफल रहा था। भारत की सांस्कृतिक विरासत म्यूजियम की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों में जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगल, नदी, एक शब्द में कहें तो उसके समूचे परिवेश से जोड़ती थी। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मानव और भूगोल के बीच संतुलन बनाए को है, लेकिन यहाँ की ट्रेजेडी सबसे बड़ी यही रही है कि पश्चिम के देखा देखी और नकल में हम लोग प्रकृति को नष्ट करते जा रहे हैं। आप लोग का घर में सबसे पहले पैसा की दिक्कत होगा फ़ोन लेने के लेकर के। फ़ोन लिए तो कितना का? 15,000 का। यहीं से दिक्कत होना शुरू हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पश्चिम के देखा देखी कर रहे हैं, उसका नकल करते जा रहे हैं और इसी कारण क्या हो रहा है? हमारा संतुलन नष्ट होते जा रहा है। इस और हमारे पश्चिम शिक्षित सत्ताधारियों का ध्यान कभी गया ही नहीं कि हम बिना पश्चिम को मॉडल बनाए अपनी शर्तों और मर्यादाओं के आधार पर औद्योगिक विकास का भारतीय स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं। इसका ख्याल हमारे शासकों को आया हो या जान भी नहीं पड़ता है। भारत का विकास कैसे हो सकता है? भारत में तो बहुत कृषि का क्षेत्र है या खेती बेसी हो तब ना लोग का विकास होगा। उद्योग लगाने से क्या होगा? कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं। आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले की कहानी अपने दादा या परदादा से पूछिए, बताएंगे बड़ा सुखी जीवन था। एकदम आराम से लोग मोटा अनाज खाता था, मोटा पहनता था, मस्ती में रहता था, किसी को कोई टेंशन नहीं था। पता नहीं कहाँ से बीच में कोई पढ़ाई मोबाइल ले आया। हम लोग जानवर के साथ रहते थे, मस्ती में ज़िंदगी गुजारते थे, कोई टेंशन नहीं था। अब आ गया आपके सामने क्वेश्चन, अमजर से आप क्या समझते हैं? अमजर मतलब आम का गांव। अमजर गांव में सुनापन क्यों था? वहाँ पर एक आने वाले, तो वहाँ पर सिंगरौली प्रोजेक्ट के था तो कुछ उद्योग की स्थापना की जानी थी, इसीलिए अमजर गांव के आम के पेड़ों ने भी क्या किया था? ये आंदोलन कर दिया था कि हम लोग आम नहीं झाड़ेंगे। ठीक है। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किसको कहा गया? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी उन व्यक्तियों को कहा गया जो लोग उद्योग के कारण विस्थापित हो गए हैं। प्रकृति के कारण विस्थापन और औद्योगिक विस्थापन में क्या अंतर है? तो प्रकृति के कारण विस्थापन का अर्थ है कि मनुष्य बाढ़, सूखा, भूकंप आदि के कारण अगर कहीं दूसरे जगह जाता है तो साल, 6 महीना, 2 साल के बाद वापस अपने पुराने गांव आ जाता है और फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से शुरू कर देता है। लेकिन औद्योगिकरण के कारण विस्थापन होने के कारण एक बार लोग उस गाँव को छोड़ करके चला गया तो हमेशा के लिए चला गया और उसके बाद उसको मजदूर का ज़िंदगी बिताना पड़ जाता है।
यूरोप और भारत की पर्यावरण संबंधी चिंताएं किस प्रकार भिन्न है? तो यूरोप में उद्योगों की स्थापना इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण ऐसा नहीं है, वहाँ पर खेती नहीं हो सकती, मौसम अच्छा नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत का मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ खेती अच्छी हो सकती है। इसलिए यहाँ का पर्यावरण संबंधी चिंता विशेषकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर खेती वगैरह पर बल दिया जाना चाहिए, ना कि उद्योगों पर। आगे आपका दिया हुआ, अच्छा एक बात बताओ, कॉमन सेंस में सोचो, अगर उद्योग का विस्थापन हो रहा है, उद्योग कहीं पे लग रहे हैं, तो भैया उन लोगों को पैसा भी दिया जाता है ना, तो फिर दिक्कत क्या है, परेशानियां क्या आती है? सामान्य शब्दों में बताइए। चलिए मैं आपको एकदम सामान्य शब्दों में बताता हूँ। मान लेते हैं मेरा घर कोई प्रोजेक्ट के तहत सरकार ले ली, सरकार बोली बताइए सर कितना पैसा दे दें आपको, कितना दाम इसका बोल पाएंगे हम? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इनफ? उससे ज़्यादा बोल पाओगे क्या? अब उस 20 लाख का हम ले लिए, हम 20 लाख तो अच्छा अमाउंट होता है, लेकिन भैया अब हमको रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर घर बनवाना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। तो भैया घर कहीं आसानी से ज़मीन मिलेगा कहीं? देवघर में जाकर के तो फ्लैट उलैट ले लिए बड़ा सा, क्या वहाँ पर हम फिर इतना ट्यूशन जमा पाएंगे तुरंत? नहीं, अंतर हो गया। प्लस और एक अंतर क्या है, और एक दिक्कत क्या होगा, उतना स्टूडेंट जमेगा नहीं। प्लस क्या है, यहाँ पे आप लोग का पढ़ाई चटाई पर बैठ के कर लेते हैं, देवघर में ब्रेंच अनिवार्य है। पटना वगैरह शहर चले जाओ तो ब्रेंच के साथ तुम्हारा एसी कूलर ये सब भी चाहिए, आपका वेल ऑफिस होना चाहिए। आपका ये पोशाक नहीं चलेगा, जिस पोशाक पे मैं पढ़ा रहा हूँ ये एकदम साधारण है, उसके लिए स्पेशल कोट पैंट चाहिए, जूता चाहिए। मैं अभी जो कैमरा पे बना रहा हूँ, नॉर्मली मोबाइल पे बना लेता हूँ, मुझे प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड चाहिए, तब आपका क्लास चलेगा। प्लस वहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट मिलेंगे, हिंदी मीडियम के नहीं मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम मुझे बहुत अच्छे से नहीं आता है, तो क्या होगा, मेरा इनकम खत्म, लास्ट में हमको मजदूरी करना पड़ेगा ना। बात समझ में आया? इसलिए औद्योगिकरण के कारण विस्थापन दुष्कर होता है, खराब होता है। कितना पैसा मिल जाए, गांव वाला सुख मिलेगा आपको? चार को दोस्त वगैरह कट जाएगा आपका, आपका मन नहीं लगेगा, आपके इससे बात करने वाले लोग नहीं होंगे। अभी इसी का भैया गया था मुकेश, बताया था सर जब हम वहाँ पर बाहर गए ना, एकदम बेकार लगता है सर, किसी से बात करने जाते हैं सब अलग अलग लैंग्वेज बोलता है, समझे में नहीं आता है, बात करने के लिए तरस जाते हैं। हिंदी बोलने वाला हम लोग 3 को गए, हम ही लोग 3 को गप करो, चौथा आदमी से बात करोगे वह इंग्लिश में बोलेगा ना अपना मराठी लैंग्वेज बोलेगा, हमको बुझने में नहीं आएगा, तो ये भी दिक्कत हो जाती है ना। अब मराठी या इंग्लिश लैंग्वेज में बोला सर किसी तरह करके एडजस्ट कर लेते हैं, काम का बात बैठ करके बढ़िया हमारी की करे छी चलेगा क्या? नहीं बोल पाएंगे, तो स्थिति ये सब भी आ जाती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको, हाँ इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये स्वतंत्राचर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण ने पर्यावरण संकट पैदा किया कर दिया, बहुत सारे पेड़ उजड़ गए, जंगल वगैरह कट गए, बहुत सारी चीज़ें विस्थापित हो गई। अच्छा, क्या स्वच्छता अभियान की जरूरत गाँव से ज़्यादा शहरों में है? बिल्कुल भाई, शहर में ज़्यादा है, शहर में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, प्रदूषण ज़्यादा है, वहाँ हर चीज़ क्या होता है प्लास्टिक पैकेटों में मिलता है। आपके गाँव में कितना चीज़ है जो प्लास्टिक में मिलता है? बहुत कम। हम लोग प्लास्टिक का चीज़ गांव में कई गांव में बिकता ही नहीं है, नॉर्मली लोग घर का खाना खाते हैं, बाहर का सामान। और बाहर में क्या होता है, हर चीज़ प्लास्टिक के ऊपर डिपेंडेड है। अब आता है क्या, तो ये सब आपको अपने से बना के लिखना है। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। जिसमें आशय स्पष्ट करने बोलेगा ना, उसमें आप लोग क्या कीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति नहीं, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे, तो इसमें ऐसे लिखना पड़ेगा, आदमी उजड़ेंगे तो पेड़ जीवित रहकर क्या करेंगे। इस कथन के माध्यम से हमारे कवि का नाम क्या था? निर्मल वर्मा। कवि निर्मल वर्मा, सॉरी कवि नहीं, लेखक, क्योंकि ये कहानी है ना आपकी, तो लेखक निर्मल वर्मा कहना चाहते हैं कि आदमी अगर उजड़ जाएगा तो पेड़ों की भी वहाँ ज़रूरत नहीं रह जाएगी, कुछ बेकार हो जाएगा, वहाँ की ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। इसी कारण पेड़ लोग भी क्या कर रहे हैं, मुख्य सत्याग्रह कर रहे हैं कि हम लोग आम इस 2-3 सालों से पेड़ पे आ ही नहीं रहा था। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग को खुद से पढ़ना है, क्वेश्चन से बनाना है। आज ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीट हो जाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मैं आशीष सर आपके साथ। ओके, बाय, सी यू।